अभी तक की वैश्विक पूरे फलक पे देखेंगे तो ग्लोबल नॉर्थ अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से विकसित है। इंडस्ट्रियलाइजेशन उधर खूब है, समृद्धि काफी है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है। ज्यादातर इसमें विकासशील देश हैं, मिलिटरली कमजोर हैं, डिप्लोमेटिकली कमजोर हैं, पॉलिटिकली कमजोर हैं। इनकी अपनी एथनिसिटी है और अपना एक एथनिक विरासत है जो कल्चरली भारत के काफी करीब है, या एक दूसरे के काफी करीब है कल्चरली। बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो अभी के वैश्विक फलक में ज्यादातर ये जो साउथ ग्लोबल साउथ के देश हैं, इनका उपयोग किया है ग्लोबल नॉर्थ के देशों ने। प्राकृतिक संसाधन के आयाम से देखेंगे तो ग्लोबल नॉर्थ के देश बहुत रिच हैं, इनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, लेकिन उनके सदुपयोग की तकनीक उनके पास नहीं। न आर्थिक क्षमता है, न उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न पॉलिटिकल विल है, और ज्यादातर वो कर्जे में डूबे हुए हैं ग्लोबल नॉर्थ के देशों के और ग्लोबल नॉर्थ की संस्थाओं के प्रभाव में है। जो ग्लोबल नॉर्थ की जो समृद्धि दिखती है, वो असल में इसी ग्लोबल साउथ के देशों की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके दोहन से ग्लोबल नॉर्थ में समृद्धि दिखती है। ये बात हमको खूब अच्छे से पहचानने की जरूरत है। और ग्लोबल जो नॉर्थ है हमेशा ग्लोबल साउथ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और रखता रहा है, अभी भी रखता है, अलग अलग तरीके से। ये शब्द और ये जो पिक्चर है अभी आम जनमानस में नहीं है। अभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड हम बोलते हैं, पूर्वी धरती का पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं, या पश्चिमी धरती बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं। लेकिन हम इस तरह से हमने धरती को बहुत कम ऑब्जर्व किया है, पब्लिकली ज्यादातर नोन नहीं है। अभी जल्दी भारत ने एक समिट किया, ये ऑनलाइन था, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों के राष्ट्राध्यक्षों या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक संवाद हुआ। और ये जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, जिसमें जो सबसे शक्तिशाली देश है ग्लोबल नॉर्थ का, और जो सबसे ज्यादा इन ग्लोबल साउथ के देशों का उपयोग करने वाला देश है, वो है अमेरिका और यूरोप के देश, प्रमुख देश। उनके अंदर एक खासी बेचैनी है कि भारत ने ये क्या कर दिया कि ग्लोबल साउथ को के देशों को एक मंच पे लाना और भारत का एक अम्ब्रेला के नीचे लाना। अम्ब्रेला के नीचे लाने का आशय ये नहीं कि अपने अधीन लाना, एक प्लेटफॉर्म देना जिसमें भारत की ताकत शामिल हो, भारत की सामरिक ताकत शामिल हो, भारत की आर्थिक ताकत शामिल हो, भारत की शैक्षिक ताकत शामिल हो, भारत की मिलिट्री पावर शामिल हो, भारत की तकनीकी पावर शामिल हो, भारत की ज्ञान विज्ञान की क्षमता शामिल हो। ये और कल्चरल जो एक जुड़ाव है इन ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत का, वो ताकत शामिल हो, और उस पूरी शक्ति के साथ शक्ति से भरा प्लेटफॉर्म इन देशों को उपलब्ध कराना, ये मुख्य बात है। ग्लोबल नॉर्थ इस बात से निश्चित रूप से उसको तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। भारत धोखा नहीं देता, भारत पीठ पे खंजर नहीं मारता। जबकि ग्लोबल नॉर्थ के देश अन्य देशों का उपयोग भी करते हैं, और वो
अपने लाभ के लिए कुछ भी करते हैं, कभी भी किसी को धोखा दे देना। तो उनको ये लगता है कि ये ग्लोबल साउथ के देश भारत के इस प्लेटफॉर्म पे एक मत होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, तो एक धरती की बहुत बड़ी प्राकृतिक ताकत होती है। विश्व का सर्वाधिक जो व्यापार मार्ग है वो ग्लोबल नॉर्थ साउथ के देशों के समुद्र तटों से होके गुजरता है। इन सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। विश्व का जितना भी अ, आपका समुद्री जल मार्ग है, जो व्यापार मार्ग, व्यापारिक मार्ग, वो ग्लोबल नॉर्थ के देशों के तटों के आसपास से गुजरता है। यानी ग्लोबल नॉर्थ के देशों का जितना भी व्यापार है उसका मार्ग इन्हीं से होके गुजरता है। उनको ये भी समझ में आता है कि अगर ये देश एक मत हो गए, और उनको ये बात समझ में आती है कि ग्लोबल नॉर्थ ने इनके साथ क्या किया है, तो वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैराडाइम हैं जो ग्लोबल नॉर्थ को दिखाई देता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला जो देश है, जैसे सबसे ज्यादा अमेरिका, फिर ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये देश सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाए हैं, चाइना भी है। तो इनको इनका बौखलाना स्वाभाविक है, और निश्चित रूप से इनका ग्लोबल नॉर्थ के देश जो हैं उनका ग्लोबल साउथ के देशों का अध्ययन बहुत बढ़िया है। उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके बारे में, खासतौर से अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देशों को। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, या हम सब इसको महसूस कर सकते हैं कि एक भारत में हम पढ़े लिखे लोगों को देखें, शहर में रहने वाले पढ़े लिखों को देखें, या हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी देखें, तो वैश्विक अवधारणा, वैश्विक संकल्पना उनकी उनके कल्पना में आती ही नहीं, या बहुत कम आती है। तो ये बहुत दूर की कौड़ी है जो मुझे लगता है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नैरेटिव को पहचानने के लिए हमको लगता है कि एक पहले हमको एक बात अपनी कल्पना में लाने की आवश्यकता है कि इस पूरी दुनिया में हजारों वर्षों से पूरी धरती में वॉर ऑफ आइडियोलॉजी है। जैसे कई बार हम बोलते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एक फ्रेज यूज किया जाता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। दरअसल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है कहीं, क्योंकि सिविलाइजेशन जब हम बोलते हैं तो सिविलाइजेशन के नाम पर तो सनातन संस्कृति ही केवल है। तो जब क्लैश तो तब होगा ना जब दूसरी और कोई सिविलाइजेशन हो, संस्कृति हो। एक वे ऑफ लिविंग अलग अलग लोगों का हो सकता है, स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, काफी सारे लोग एक प्रकार के आइडियोलॉजी के साथ एक निश्चित तरीके से रहन सहन बना सकते हैं, उसको संस्कृति नहीं कह सकते। तो अभी संस्कृति के विवेचना में हम नहीं जा रहे, लेकिन केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रेज यूज होता है वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो असल में ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है, वॉर अगेंस्ट सिविलाइजेशन है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये हजारों वर्षों से चल रहा है। और इसका मूल रूप में बहुत कम शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी पूरी धरती पर बाकी सभी आइडियोलॉजीज को मिटा करके कब्जा कर लेना चाहती है, और इसके लिए वो युद्धरत है। ये है वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। अब उसके अनेक तरीके, सीधे सैन्य तरीके से युद्ध करना एक तरीका है, इकोनॉमिक वार करना एक तरीका है, कल्चरल वॉर करना यानी कल्चरल इंटरवेंशन करना, यानी पहनने जो कपड़ों कपड़ों का जो रंग है उसको बदल देना, कपड़ों का जो डिजाइन है उसको बदल देना, बोलचाल में अभिवादन के शब्द हैं उसको बदल देना। ये ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ हम करते हैं उसको बदल देना, ये कल्चरल इंटरवेंशन।
ये ज्यादा आसान होता है। शिक्षा के माध्यम से वॉर में आना, स्वास्थ्य के माध्यम से वॉर में आना, खेल कूद के माध्यम से वॉर में आना, तो ये अनेक आयाम हैं। एग्रीकल्चर को भी उस वॉर में शामिल है। हम जितने भी प्रकार के आयाम सोच सकते हैं, उन सारे आयामों में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस आइडियोलॉजी के लिए है जो कि हम धरती में स्थापित करना चाहते हैं। हमको घर का निर्माण करना है, तो घर के निर्माण की शैली क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगा, उसका मटेरियल क्या होगा, ये सारी कुछ उसमें शामिल है। और यहीं पर आता है वॉर ऑफ नैरेटिव। वॉर ऑफ नैरेटिव का मतलब है कि जो सामान्य जनमानस है उसके मन में कोई विचार को बिठा देना, और जिस विचार को मेजॉरिटी, बहुत, जिसको बहुमत स्वीकार लेती है, मान लेती है, वो प्रभावी हो जाता है। अगर वो विचार अच्छा है तो अच्छी चीज प्रभावित होगी, अगर वो विचार बुरा है या गलत है तो गलत चीज और बुरी चीज प्रभावित हो जाएगी। फेक नैरेटिव का यही रोल है। एक ऐसा नैरेटिव जो असत्य है, सत्य से कोसों दूर है, और सत्य को पराजित करने के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सामान्य जनमानस उसका परीक्षण नहीं कर सकता कि वाकई वो बात जो कही जा रही है वो ठीक है कि नहीं है, कसौटियों के आधार पे। तो जब जनमानस इस प्रकार की नहीं होती है तो फेक नैरेटिव सफल हो जाते हैं। जैसे चुनाव के ठीक पहले जो एक नैरेटिव आया कि संविधान बदल देंगे, एक नैरेटिव आया आरक्षण खत्म कर देंगे। अब ये फेक नैरेटिव था, लेकिन आम जनमानस के मन में गहरे उतर गया। क्यों? कारण ये है कि वो जो आम सामान्य जनमानस है इस नैरेटिव को सत्यता की कसौटी पे परखने की क्षमता नहीं रखता, या परख नहीं पाया, उसके प्रभाव में आया, और फिर प्रभाव में आकर के उसको जो चुनाव में जो करना था उसने किया, और उसका परिणाम अभी हम देख रहे हैं। और ये काफी घातक होता है। और ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है, एक समय बाद लोगों को समझ में भी आता है कि अरे ये तो फेक था, ये तो गलत था। लेकिन अब तो समय बीत चुका है, घटना हो चुकी है, अब करें तो क्या करें, फंस चुके हैं। और ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये आज के समय का बहुत ही प्रभावी टूल है। और इसे टूल किट के इसी को टूल किट एक जो शब्द प्रयोग होता है उसमें ये फेक नैरेटिव का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं। एक तो हम अपनी तरफ से कोई कोई संस्था या कोई समुदाय या कुछ लोग या कोई व्यक्ति किसी फेक नैरेटिव को बहुत तेजी से सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो अधिक से अधिक जनमानस में संप्रेषित करता है, और उन्हें भरोसे में ले लेता है कि हाँ ये बात ठीक है। एक अप्रोच तो ये है। दूसरा अप्रोच ये है कि अगर हम सही है, हमें लगता है कि ये बात फेक है, इसका काउंटर फिर क्या है, उसके लिए भी एक नैरेटिव खड़ा करना। दूसरा एक और तरीका होता है कि हम पहले से ही एक ऐसा नैरेटिव जनरेट कर दें कि कोई दूसरा नैरेटिव या फेक नैरेटिव इस पर हावी ही ना होने पाए। अगर कोई भी नैरेटिव का कोई पहल आता भी है तो अपने आप ही वो ध्वस्त हो जाए। जैसे एक उदाहरण बोलता हूं, बीते 10 साल जो हमारे बीते 14 से 24 तक, इसमें अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की लेखनी से जो कुछ भी लिखा गया, वो एज इट इज जो उन्होंने लिखा, जो बोला, जो संसद में जो उन्होंने बोला, जो विभिन्न कानून बनाए,
कानूनों का जो प्रावधान था, जो संविधान में जो अलग अलग पहलू आए, अब ऐसा नहीं है कि पहले हमें हमारे पर फेक नैरेटिव का अटैक हो फिर हम उसका काउंटर करें। ये हमारे में इतनी विवेकशीलता तो होने की आवश्यकता है कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सामने वाले के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए सामने वाला कोई भी कदम उठा सकता है, हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हम कोई भी कदम उठाने से पहले हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो कुछ खोने के लिए हमारे पास है उसमें से कुछ भी हम खोने ना पाए। लेकिन सामने वाले के पास क्योंकि कुछ भी नहीं है, केवल पाना ही पाना है, कुछ भी करेंगे तो कुछ पा ही जाएंगे, तो उनके लिए तो खुला मैदान है, लेकिन हमारे लिए उतना खुला मैदान नहीं है। तो हमें उस विवेकशीलता के साथ पहले ही वो जमीन तैयार कर देने की जरूरत है, जिससे कि कोई फेक नैरेटिव कभी उस पे जैसे कहते हैं ना, चंदन पे चंदन मिस व्यापक ने, यानी उस पर कोई दूसरा फेक नैरेटिव काम ही नहीं करे। जैसे एक उदाहरण लिया कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के संदर्भ में अगर पिछले 10 सालों में हमने काम किया होता, गांव के अंतिम व्यक्ति तक, छोटे छोटे बच्चों तक, हर एक परिवार तक, तो फिर ये नैरेटिव काम ही नहीं करता। तो ये जो आप फेक नैरेटिव की बात कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज है जो हमें समझना चाहिए कि हम इसको समझते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने इस पार्टी ने ऐसा किया, उस पार्टी ने वैसा किया। असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है कि ये एक युद्ध है, और हम इसको युद्ध के रूप में, व्यक्तिगत रूप से मैं इसको एक युद्ध के रूप में देखता हूँ कि हम हजारों सालों से एक युद्ध के मैदान में है जो आइडियोलॉजिकल वार है, और हम जाने अनजाने, हम माने या न माने, हम उस युद्ध में हमारी एक भूमिका है, और उस युद्ध के हिस्से हैं हम। जब तक हम इसे युद्ध के रूप में नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हम उसको उसको पार नहीं पा सकते। हमको कभी लगता है कि नहीं ये भी ठीक है, कभी लगता है वो भी ठीक है। जब हम युद्ध भूमि में होते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं कि अगर हम हमारी एक छोटी सी चूक हुई और हम गए और हमारा देश गया, जब इस जगह पे अपने को महसूस करते हैं, तभी जा करके हम उसको ठीक तरीके से उस पर काम कर पाते हैं और पार पा पाते हैं। ये जरूरी है। तो एक मुद्दा ये भी है कि हम इसे युद्ध के रूप में स्वीकार कर पाए। जैसे जैसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, शिक्षा के माध्यम से भी युद्ध फैलता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो बॉलीवुड जिस तरीके से एक परसेप्शन बिल्ड कर रहा है, टीवी सीरियल्स जिस तरह के परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारे परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, उससे हमारी अगली पीढ़ी दिशा विहीन होती जा रही है, लक्ष्य विहीन होती जा रही है, और कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। और हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हमारे या हमारे आसपास के बच्चे किशोरावस्था की स्थिति में आ जाते हैं, और फिर वो बच्चे वो सवाल करने लग जाते हैं, वो बात कहने लग जाते हैं जो अपेक्षित नहीं है। तब लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तब फिर ये लगता है कि अच्छा, बॉलीवुड ने ऐसा कर दिया, टीवी सीरियल से ऐसा हो गया, जो ग्लोबली ऐसा हो रहा था उससे ऐसा हो गया। लेकिन चूक हमसे हो गई कि हमने एक माता पिता के रूप में, एक जिम्मेदार समाज के अंग के रूप में, हमने पहले से उस पर चेता नहीं और उस पर काम नहीं किया, और एक नैरेटिव खड़ा नहीं। चूक हमसे हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि हमने इसको युद्ध के रूप में नहीं स्वीकारा, नहीं पहचाना।